नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मई 2026 में पूरे देश को चौंका दिया। एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की चकाचौंध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की है जहां एक आम इंसान रुपहले पर्दे से निकलकर सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाता है। चलिए इस दिलचस्प सफर को करीब से समझते हैं। सोचकर देखिए, कितना अजीब लगता है ना। जिस लड़के को शुरुआत में मीडिया ने पूरी तरह से नकार दिया था, मजाक उड़ाया था, वही लड़का आगे चलकर तमिल सिनेमा का सबसे महंगा सुपरस्टार बन गया। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। उसने उन धाकड़ राजनेताओं को चुनौती दी जिनका दशकों से दबदबा था, और सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। ये सब हुआ कैसे? तो आज की हमारी इस चर्चा में हम उनके जीवन के हर अहम पड़ाव से गुजरेंगे। बचपन के उस गहरे सदमे से लेकर भारी आलोचना झेलने और फिर सुपरस्टार बनने तक का सफर। इसके बाद हम उनके निजी संघर्षों, विवादों को देखेंगे और अंत में समझेंगे उनके राजनीति में आने और टीवी के पार्टी के साथ मिली इस ऐतिहासिक जीत को। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। एक ऐसा बचपन जो सिनेमा के सेट से तो जुड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़े ना भूलने वाले दर्द से भी गुजरा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर अक्सर 0277 लिखा होता है। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। ये उनकी छोटी बहन विद्या को एक खामोश श्रद्धांजलि है। विद्या का जन्म फरवरी 1977 में हुआ था, लेकिन ल्यूकीमिया की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही वो दुनिया छोड़ गईं। इस घटना ने विजय को अंदर तक तोड़ दिया था। अपनी बहन की यादों को हमेशा जिंदा रखने के लिए ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिव्या रखा, जो अगर आप ध्यान दें तो विद्या शब्द का ही एक बहुत ही प्यारा सा एनाग्राम है। विजय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा रग रग में था। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक मशहूर डायरेक्टर थे और मां शोभा एक सिंगर। जाहिर है उनका बचपन कैमरे और स्क्रिप्ट्स के बीच ही बीता। इसी का नतीजा था कि 1984 में उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर अपना पहला कदम रखा और उनकी पहली कमाई थी महज 500 रुपये। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि यह वही साल था जब उनके परिवार ने विद्या को खोने का वो भयानक सदमा झेला था। अब आते हैं उनके जिंदगी के उस दौर पर जहां से असल संघर्ष शुरू हुआ। एक चाइल्ड एक्टर से लीड हीरो बनने का वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज के समय में इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1992 में जब उनकी डेब्यू फिल्म नालेयाई थिरपू फ्लॉप हुई तो मीडिया उनके पीछे पड़ गया। उनकी शक्ल सूरत का बहुत ही बेरहमी से मजाक उड़ाया गया। यहां तक लिख दिया गया कि वो एक चूहे जैसे दिखते हैं और उनमें स्टार बनने वाली कोई बात ही नहीं है। जरा सोचिए, किसी भी युवा के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ये बातें कितनी चुभने वाली रही होंगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर एक नेगेटिव कमेंट को गलत साबित कर दिया। कहाँ 1984 में 500 रुपये कमाने वाला वो बच्चा, और कहाँ 2024 में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाला वो टाइटन। बताया जाता है कि अपनी फिल्म गोट के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए की फीस ली थी। आज के समय में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 600 से 700 करोड़ रुपए के बीच है। कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। उनका ये जो सिनेमाई सफर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। 1994 में आई फिल्म रसीगन ने उन्हें इलाया थलापति यानी यंग कमांडर का खिताब दिया। उसके बाद 2004 की ब्लॉकबस्टर गिल्ली ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और फिर 2017 में फिल्म मर्सल आते आते उन्होंने अपने नाम से यंग शब्द हटा दिया और बन गए पूरे तमिल सिनेमा के इकलौते थलापति यानी सबके कमांडर। पर जैसा कि कहते हैं, इतनी बड़ी कामयाबी बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। इस सफर में कई निजी और सार्वजनिक विवाद भी उनके साथ साथ चलते रहे। अगर हम निष्पक्ष रूप से उनके विवादों पर नजर डालें तो मामला काफी उलझा हुआ दिखता है। 2020 में मास्टर फिल्म की शूटिंग के बीच में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। तब उन्होंने वैनिटी वैन के ऊपर से हजारों फैंस के साथ एक बहुत ही फेमस और विद्रोही सेल्फी लेके जवाब दिया था। फिर 2021 में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उन्हें अपने ही माता पिता समेत 11 लोगों पर मुकदमा करना पड़ा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा था। और इन सब के बीच अपनी पत्नी संगीता के साथ तलाक और अफेयर की अफवाहों को लेकर भी उन्हें काफी पब्लिक स्क्रूटनी झेलनी पड़ी। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सिनेमा के पर्दे से बाहर निकलकर कैसे उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ राजनीति के बिसात बिछाई, आइए इसे समझते हैं। उन्होंने रातों रात कोई फैसला नहीं लिया।
उन्होंने 2009 में बनाए अपने फैन क्लब को चुपचाप एक बहुत ही मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क में बदल दिया। इसी अनुशासित फौज ने 2022 के स्थानीय चुनावों में बिना किसी बड़े शोर शराबे के 115 सीटें जीत लीं। ये तो बस एक ट्रेलर था। असली धमाका हुआ फरवरी 2024 में, जब उन्होंने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेथरी कजगम यानी टीवीके का ऐलान किया और साथ ही एक्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस पूरी राजनीतिक पारी की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का सीधा कनेक्शन। कत्थी और सरकार जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने जिन मुद्दों से लड़ाई लड़ी, जैसे भ्रष्टाचार, किसानों का संकट और मेडिकल माफिया, बिल्कुल वही चीजें अब उनके असली पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में दिखाई दी। फिल्मों वाले उस मसीहा के अवतार को उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपने चुनावी वादों में ढाल लिया। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे रोमांचक मोड़ पर, उनकी वो ऐतिहासिक जीत जिसने 2026 में तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में काम करते हुए विजय ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ना। उन्होंने जनता से बहुत ही सटीक और सीधे वादे किए, जैसे महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए, नई दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी, मुफ्त गैस सिलेंडर और तमिल लोगों के लिए 75% जॉब रिजर्वेशन। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ड्रग फ्री राज्य बनाने पर जोर दिया। इन वादों ने उन लाखों युवाओं और महिलाओं को एक साथ ला खड़ा किया जो किसी नए बदलाव की तलाश में थे। और फिर जब नतीजे आए तो वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। यकीन मानिए, सिर्फ 2 साल पुरानी टीवीके पार्टी ने राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के 70 साल पुराने दबदबे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। 107 से ज्यादा सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए और इसी के साथ थलापति विजय का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की गई वो थी उनकी टीम का अनुशासन। उनकी पूरी फौज एक फिक्स्ड ड्रेस कोड, सफेद शर्ट और खाकी पैंट में नजर आई, और उनका जो चुनाव चिन्ह था सीटी, उसकी आवाज उन्होंने हर एक गांव, हर एक गली तक पहुंचा दी। ये एक ऐसी लहर थी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। अब ये सब देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। थलापति विजय अब रुपहले पर्दे की दुनिया छोड़कर असल सत्ता की कुर्सी पर आ चुके हैं, तो क्या उनके वो फिल्मी हीरो वाले कारनामे असल जिंदगी के शासन में काम आएंगे? एक उस बच्चे से जिसने बचपन में इतना गहरा दुख झेला, जिसे ताने मिले और जो आज राज्य का नया नेता बन गया है, उसकी कहानी का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये कमांडर असल में राज कैसी करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।